ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग जो है कक्षा 10 में रसायन विज्ञान का दूसरा लेसन हमने छाप रहा हूँ जो पढ़ रहे थे उसका अंतिम जो है हेडिंग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अणुसूत्र जो दिया है CaSO4 H2O। कैल्शियम का जो अणुभार होता है 40, सल्फर का 32 होता है, O का 16 और 1/2 लिख दिए। जल का जो 18 लिख दिए डायरेक्ट। इसको आप ऐड कर देंगे, हल कर देंगे, 145 इसका अणुभार आ जाएगा। और देखिए बात आती है यहाँ तक तो आप सही है। हमने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रख दिया, ये आपका अणुसूत्र हो गया, ये अणुभार हो गया। इसका ये सामान्य नाम है जो आप ले सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे आप जो है सोचेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, यदि किसी व्यक्ति का जो है फ्रैक्चर हो जाता है यानी हड्डियां टूट जाती हैं, पैरों की हों या हाथ की हों, तो उस समय एक जो है डॉक्टर के पास जो शल्य चिकित्सा में जब जाता है तो उसके ऊपर एक जो है लेयर चढ़ा देता है। उस लेयर का निर्माण इसी से होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उस पर आवरण चढ़ा होता है। अब वह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह कैसे बनेगा, तो एक पदार्थ होता है जिसका नाम जिप्सम है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जैसे उसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट उसका रासायनिक नाम है, वैसे तो हम जिप्सम कहते हैं। जब जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड तक हम गर्म कर देते हैं तो वह जिप्सम किसमें बदल जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देंगे बनाने की जो विधि है, बनाने की विधि में ये जो है विधि क्या है, बनाने की विधि क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप कैसे बनाएंगे, तो ये जो है CaSO4 × 2H2O, ये किसका सूत्र है, जिप्सम। ये जिप्सम है जिसको रासायनिक नाम में हम लिख सकते हैं इसके क्या, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। अब इसी को हम क्या करते हैं 120 सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं। जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड तक जब गर्म करते हैं तो यही आपको मिल जाता है CaSO4 × ½ H2O और प्लस 3/2 H2O, यानी जल के इतने भाग क्या होते हैं उसमें से निकल जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब ये देखेंगे कि भौतिक गुण क्या इसके हैं। यह सफेद क्रिस्टलीय जो है चूड़ा है जो जल में क्या है, अविलेय है। जल में इसको डाल देंगे तो घुलेगा नहीं। हाँ, ये आपका जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको जल में डालेंगे तो पुनः यह जो है जल को ग्रहण करके कैल्शियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हम बात करें रासायनिक गुणों की तो ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऊष्मा का हम प्रभाव के बारे में यदि अध्ययन करें तो ऊष्मा का क्या प्रभाव है, ध्यान से देखेंगे। मृत तापित जो है प्लास्टर बनता है, लेकिन हमें इसको जो है गर्म करना पड़ता है। कितने पर, पहले तो हमने इस तरह पर गर्म कर दिया तो ये बना है। अब जो CaSO4 × ½ H2O को लेते हैं, ये हम ½ H2O को ले लेते हैं जिसको आप कह रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको जो है 120 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करें। 120 सेंटीग्रेड से अगर अधिक ताप होगा तो गर्म करने के परिणाम स्वरूप ये जो CaSO4 बनता है प्लस ½ H2O बनेगा। तो ये ध्यान से देखेंगे, ये जो है इसको हम कहते क्या है, कैल्शियम सल्फेट कहेंगे, लेकिन इसका जो है सामान्य नाम क्या होगा, इसको मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात ये ध्यान रखेंगे कि जो कैल्शियम सल्फेट है, इस कैल्शियम सल्फेट को हम गर्म करते हैं यदि बहुत अधिक ताप देते हैं। जैसे ये कैल्शियम सल्फेट है, इसको हम जो है लगभग 400 सेंटीग्रेड तक ताप दे दें तो
400 सेंटीग्रेड से एबव आप जितना देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये आपको बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका बन गया क्या, O2। ये ऑक्सीजन गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और ये कली का चूना जिसको आप कहते हैं, यानी अनबुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात करें जल से क्रिया की बात करें तो ये जो आपका जल से क्रिया कराएंगे तो आपको हमने बताया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये आपका CaSO4 है और इसमें हमने जो है हाफ H2O भी है, यहाँ पर हाफ H2O है, यहाँ पर हाफ H2O है। इसकी जो जल से अगर क्रिया कराते हैं 3/2 H2O है, इसकी अगर क्रिया कराते हैं तो पुनः हमें CaSO4 क्या है, CaSO4 × 2H2O, ये हमें पुनः जो है क्या बन जाता है, जिप्सम प्राप्त हो जाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। इसका उपयोग जो है हमने अभी आपको बताया था कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग जो सजावटी जो सामान है, मूर्ति है, खिलौने हैं और सांचा इत्यादि बनाने में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में और दांत, जैसे दांत के जो उपचार में भी इसका हम उपयोग करते हैं और जो हम दीवारों को चिकना करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और अन्य जो है दीवारों का अलंकरण भी इसके द्वारा किया जा सकता है और अग्निरोधक पदार्थों के रूप में, यानी आग को बुझाने के यंत्रों में भी इसका उपयोग करें तो इसके द्वारा आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। अब देखेंगे क्रिस्टलीय जलयोजित लवण कौन कौन से हैं। कौन कौन से ऐसे लवण हैं जो शुष्क दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में उसमें जल जो है क्या होता है, संयुक्त होता है। जैसे आपका जो है कॉपर सल्फेट है, जलयोजित कॉपर सल्फेट है, जिसको आप कहते हैं क्या, नीला थोथा या ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, नीला थोथा भी कहते हैं। तो नीले थोथे का जो सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O, ये जो ब्लू विट्रॉल भी कहलाता है या आप कह सकते हैं नीला थोथा। जलयोजित फेरस सल्फेट है जिसको ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। ये आपका इसका सूत्र है FeSO4 × 10H2O, ये आपका क्या है, जलयोजित फेरस सल्फेट है। अब देखेंगे धावन सोडा की बात अगर हम करते हैं तो धावन सोडा का सूत्र आप देखे ही हैं। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है भाई, धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 होता है × 10H2O, जिसको हम कहते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर केवल ये Na2CO3 है, ये सोडाइस होता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा नहीं होती है और इसमें जल की मात्रा है फिर भी ये शुष्क दिखाई देता है, इसीलिए हम कहते हैं क्रिस्टलीय जलयोजित लवण। इसको क्या कहते हैं, जलयोजित लवण। जिसमें जल की मात्रा हो लेकिन शुष्क आपको दिखाई दे तो उसको हम जलयोजित लवण के नाम से जानते हैं। जैसे आपका फिटकरी है, फिटकरी का सूत्र आप पढ़े होंगे। फिटकरी जो है पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की सम मात्रा को जो जल में मिलाकर के जो है लवण बनाया जाता है, उस लवण को हम ये जो है क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण का एक उदाहरण है फिटकरी, और फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 × Al2SO4 का क्या, 5 × 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र है। फिटकरी में देखिए ये 24 भाग क्या है, जल है, लेकिन फिटकरी में आप जो है देखेंगे कि जल की मात्रा आपको दिखती नहीं है, वह शुष्क दिखता है, लेकिन ये इसमें जल की मात्रा उपस्थित होती है। तो जिसमें जल की मात्रा उपस्थित हो
और वह शुष्क दिखे, यानी आपको एहसास न हो कि इसमें जल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जल योजित लवण कह सकते हैं। आपका ये लेसन जो यहीं पर समाप्त होता है और आपको जो है जितने भी जैसे ये भेजा जाएगा चेक पॉइंट को आप आराम से करिए और इसमें जो प्रश्न उत्तर भी हैं उनको भी आराम से कर करके अपने जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं समझ में आते हैं तो जरूर आप बताएं हमको, और ताकि उसका उत्तर हम आपको दे सकें। धन्यवाद।